जेईई मेन और बोर्ड्स में मुश्किल से अब 1 से 1.5 महीना बचा है और तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि भैया ये 75% वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको लग रहा होगा भैया 95% बोर्ड में आ जाए। भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मैं पूरे साल भर पढ़ता हूँ, लेकिन इंग्लिश का क्या भैया इसमें सैम्पल पेपर करने की जरूरत है? तो तुम देख सकते हो मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बात किया है। और इनफैक्ट बोर्ड के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे होते हैं तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब में प्लेसमेंट लग सकती है। तो इस वीडियो को डिटेल में देखना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज बोर्ड पे हम बहुत टाइम बाद आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेन 2025 जिसकी ऑलमोस्ट डेट जो है वो 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाली एग्जाम बेसिकली आपका। और जो बोर्ड्स का डेट है, अगर मैं 12th वाले बच्चों की बात करूं सीबीएसई का, तो जो मेन एग्जाम है वो आपका 17 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली अब जो तुम्हारे पास टर्निंग पॉइंट आने वाला है, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना बचा है, तब तुम जेईई मेन को दोगे, उसके बाद तुम तुरंत 10 से 15 दिन के अंदर बोर्ड्स को दोगे। तो इस टाइम में जो 1 से 1.5 मंथ जो तुम्हारे पास बचा है उसको बेसिकली कैसे यूज करना है। क्या हम पूरी तरीके से बोर्ड्स पे शिफ्ट कर जाएं, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में जाके फोकस करें, या जनवरी वाला अटेम्प्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो बेसिकली हम अगर बात करें कि भाई बोर्ड्स और जेईई का सिलेबस में क्या कुछ डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे 3 सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, अगर मैं मैथ्स वाले बच्चों की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो ये तीनों सब्जेक्ट का जो कंटेंट होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है जो कि तुम जेईई मेन के लिए पढ़ते हो। तो तुमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि बोर्ड्स के लिए मुझे सब कुछ स्क्रैच में करना होगा। खास करके अगर हम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की बात करें तो उसको जो नॉर्मली एनसीईआरटी में होता है वही जेईई मेन का भी लेटेस्ट सिलेबस है और वही बोर्ड्स का भी सिलेबस है। तो तुमको जो अलग से किसी चीज़ पे मेहनत करने की जरूरत है दैट इज ओनली इंग्लिश। कि इंग्लिश के लिए थोड़ा सा तुमको टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि मेरा यहाँ वाला पॉइंट भी है, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए क्या करना है। बट तुम्हें इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि भाई बोर्ड्स का सिलेबस और जेईई मेन का सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम होता है। तो अगर बोर्ड्स के लिए अलग से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि 14 आवर का स्लॉट, अगर तुम अभी 12th में और तुम अगर चाहते हो कि बोर्ड में तुम्हारे 95% आए, जेईई मेन में तुम्हारे 99% आए, अगर तुमने ऐसा ख्वाब देख रखा है तो डेफिनेटली तुम 14 आवर वाला स्लॉट लगा रहोगे। तो इस 14 आवर स्लॉट में मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि 2 आवर्स आपको बोर्ड्स के लिए टाइम अब निकाल लेना चाहिए। अब ये 2 घंटे में आपको क्या करना है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो होते हैं, क्योंकि जब देखो बोर्ड्स में क्या आता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू वाला आता है और एक डिस्क्रिप्टिव आता है। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो तो तुम जब जेईई मेन का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस मोमेंट में भी पढ़े थे, लेकिन अब क्या करो कि कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो उसको लिखने की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा बोर्ड्स में अच्छा खासा काम बन जाएगा। तो 14 आवर्स बेयर मिनिमम टाइम है जो तुमको डिवोट करना चाहिए, जिसमें से 2 घंटे पूरी तरीके से बोर्ड्स पे लगाना चाहिए। और जब बोर्ड का एग्जाम आ जाए तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट वगैरह को कैसे देना है घर के टाइम पे। ओके, थर्ड वाली बात होती है भैया डेरिवेशंस वगैरह का कोई यूज होता है क्या? तो देखो जब हम जेईई मेन की तैयारी करते हैं ना तो हमें आदत होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का, कि भाई हम तो बस फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन निकाल लेंगे, अगर हम एडवांस की बात ना करें। तो बोर्ड्स में क्या होता है, डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, खास करके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस आते हैं। तो ये भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि तुम डेरिवेशंस के साथ कैसे काम कर रहे हो। और खास करके केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में खास करके, जहाँ पे डेरिवेशंस आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। और अगर तुम डेरिवेशंस या मैकेनिज्म को अच्छे से समझते हो तो डेफिनेटली एडवांस के जो क्वेश्चन होंगे उसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और डेफिनेटली उसमें भी तुम्हारे स्कोर अच्छे आएंगे। उसके बाद 75% क्राइटेरिया, ये मैंने बेयर मिनिमम लिखा है कि अगर जैसे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई बोर्ड्स का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो उनके लिए रहेगा कि तुम बेयर मिनिमम 75 तो ले आओ। अगर तुम मेरे से पूछो पर्टिकुलरली कि तुम्हें कितना लाना चाहिए, तो अगर तुम सीबीएसई के बच्चे हो तो बेयर मिनिमम 90% तो तुम्हें लाना ही चाहिए, क्योंकि जब तुम कॉलेज में जाते हो तो भी बोर्ड के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर तुम फॉरेन स्टडीज़ का प्लान करते हो तो भी बोर्ड के मार्क्स देखे जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं वर्स्ट के सिनेरियो में जो बोर्ड्स के मार्क्स पे तुमको स्कॉलरशिप देंगे। तो ये बोर्ड वाला जो क्राइटेरिया है 75% या 90%, दैट वुड बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो भैया ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप तो बताओ इंग्लिश का क्या किया जाए, क्योंकि हमने पूरे साल जेईई मेन का तैयारी किया, इंग्लिश तो हमारे कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया। तो इंग्लिश के लिए बहुत ही सिंपल है, 10th का भी तुमने एग्जाम दिया होगा, वहाँ पे भी तुमने इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। बट मेरी मानो तो 1 शॉट वीडियोज़ यूट्यूब पे काफ़ी सारी होगी, 1 शॉट वीडियो देख लो और लास्ट 10 ईयर के PYQs कर लो, तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो
तो इंग्लिश के लिए तुम ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, साउथ वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो इंग्लिश में इतना लोड ही नहीं आता, वो अपने आप कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ वाले बच्चों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, बट फिर भी इंग्लिश में ठीक ठाक नंबर सबके आ जाते हैं। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कि भाई सैम्पल पेपर्स का क्या सीन रहेगा, तो जैसा कि मैंने शुरू से बोलता आया हूँ कि कोई भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो PYQs अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिर वो UPSC हो, चाहे वो JEE मेन हो, चाहे वो JEE एडवांस हो या फिर बोर्ड हो। JEE मेन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस PYQ से आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बोर्ड्स की, जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, भाई मैं पेपर को हैक कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, कुछ भी हैक करने की जरूरत ही नहीं। तुम 15 से 20 साल के सारे क्वेश्चंस लगा लो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 90%। तो सैम्पल पेपर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बस उसमें देख लो सवाल वगैरह के ठीक ठाक होते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट, कि मैंने मॉक टेस्ट क्यों लिखा भैया, तो भैया बात यह है कि अगर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स, मैं यहाँ बताऊँ कि सपोज करते हैं 3 घंटे का पेपर होता है, तो तुम जब घर में मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो तुम्हें ये प्लान करना चाहिए कि पेपर को तुम 2 घंटे में खत्म कर रहे हो, ताकि जब तुम रियल एग्जाम में जाओ तो तुम पेपर को 2.5 घंटे में खत्म करो, और फिर ये आधा घंटा जो होगा वो तुम रिवीजन के लिए यूज़ करोगे। तो जब भी घर में पेपर तुम दे रहे हो, तो तुम्हारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसको किसी भी तरीके से हमको 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है। अगर इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, तो मेरा ये मानना है कि आपके 95 आ सकते हैं, इनफैक्ट 100% भी आ सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, और 75% तो बहुत छोटी बात है, बट मैंने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा है जिनका सपना IIT का होता है, वो IIT में मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स में ही अटक जाते हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आप हल्के में ना लें, और यहाँ तक अगर आ गए हो और फिर भी अगर बोर्ड में स्पेसिफिकली कोई डाउट है, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे अपन रीच आउट कर सकते हैं, और वेबसाइट भी आपको पता होगा अब तो, क्रैक IIT JEE स्मैशर्स, उसको चेकआउट कर सकते हो, जिसमें तुम मेंटरशिप वगैरह भी ले सकते हो JEE से रिलेटेड। और कमेंट में बता सकते हो कि बोर्ड्स पे अब तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं JEE मेन के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब